सभी को गुड मॉर्निंग। पिछली लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर रहे थे, जिसमें हमने तीन फंक्शन के ग्राफ्स और उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। साइन एक्स का ग्राफ देखा था हमने, कॉस एक्स का ग्राफ देखा था और हमने tan एक्स की ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टी देख ली थी। तो तीन फंक्शन और हमारे पास बच गए, उस तीनों फंक्शन के हम ग्राफ देखेंगे और प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद ये जो पहला पोर्शन होगा आपको इंट्रोडक्शन और जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप बात करोगे वो आपका कवर होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आपके पास तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया उनके ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें हम जो हमारे पास चौथा फंक्शन है वो हमारे पास y इक्वल टू, अगर मान लीजिए cosec x है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास cosec x है। तो पहली बात तो ये क्या है, ये 1/sin x है। ये क्या है आपका 1/sin x। इसके ग्राफ की बात करेंगे, y इक्वल टू cos x इक्वल टू हम क्या लिखे हैं 1/sin x। तो हमने sin x का ग्राफ तो देख रखा है, यानी हमें बोल सकते हैं कि cosec x जो होता है वो sin x फंक्शन का क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो सर इसकी ग्राफ हम तो आपको पहले ही क्लास में बोल चुके हैं कि ग्राफ का कंसेप्ट जो है कुछ ऐसा नहीं है कि अजीबोगरीब या फिर ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है। ग्राफ का कंसेप्ट सिंपल है कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट हमें मिलता है और उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी ट्रैजेक्टरी, जो भी पाथ, जो भी कर्व हमें मिलता है उसी को हम ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, दैट पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से हमने sin x का भी ग्राफ देखा, cos x का भी ग्राफ देखा, tan x का भी ग्राफ देखा। अब cosec x की बात करें, sin 0 जो होता है वो 0 होता है, sin 180 जो होता है यानी sin पाई जो होता है वो भी 0 होता है। तो cosec की अगर 0 की बात करेंगे तो 1/0, और ये बात हम फंक्शन से पढ़ के आए हैं कि 1/0 नाम की कोई रियल फंक्शन होती ही नहीं, कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती। ये हमारा क्या होती है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, यानी 0 पे तो cosec फंक्शन डिफाइन हो नहीं रहा है, यानी कुछ नॉट डिफाइंड क्वांटिटी यानी इंफिनिटी वगैरह दे रहा है। उसी तरह 180 पे भी ये दे रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह बाकी वैल्यू पे भी अगर चेक करें, हाँ बाकी वैल्यू पे भी अगर चेक करें तो वैल्यू हमें कैसे मिलने वाली है, जैसे 1/2 है साइन की वैल्यू, तो हमें cosec क्या मिलने वाला है, ऐसे कुछ सोचे, ऐसे अगर कुछ सोचे तो क्या वैल्यू मिल सकती है। जैसे हमने बोला कि उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक है, तो हम बात करें अगर थोड़ी देर के लिए हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, आपके लिए साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है पहले। तो अगर साइन का ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा साइन का बना था। ऐसा कुछ हमने साइन का ग्राफ बना रखा था पहले। ठीक है, जहां पे ये वाली जो वैल्यू थी आपकी याद करो, तो ये वाली वैल्यू आपने बोला था 1 है और नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या बोला था कि ये माइनस, ये बात आपने करी थी पहले। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में लेके जाएं और ऐसे अगर हम लाइन बना लें तो सभी को पता है कि ये वाली वैल्यू पाई है, ये वाली वैल्यू 2 पाई है, बीच वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, पाई/2 है। ठीक है, इस तरीके की बात करें तो इधर वाली वैल्यू हम जानते हैं कि -पाई है, ये -2 पाई, ऐसा कुछ। हाँ, ये तो हमने किसका ग्राफ बनाया, sin x का ग्राफ बनाया, जो हम पहले देख चुके हैं। sin x का ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, ये आगे की तरफ ऐसे बना जाएगा। ठीक, लेकिन हमें cos x का ग्राफ हमने बोला कि अगर 0 है sin 0 तो cosec पे नॉट डिफाइंड होने वाला है, और cosec 90 जो होता है वो क्या होता है 1, यानी ये 90 डिग्री पे 1 होने वाला है, बाकी जगह ये नॉट डिफाइंड होने वाले कुछ ऐसा कर्व बने। उसी तरह यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे भी ये -1 होने वाला है, यानी कितने पे 270 पे, और ध्यान से देखें तो ये इधर की तरफ नॉट डिफाइंड की तरफ होने वाला, ऐसा कुछ। ठीक है, उसी तरह अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड भी अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा दिखने वाला, और यहाँ पे भी ये कुछ, अगर हम लाइन बना दे ऐसे, हम अभी इसको मिटा भी लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यानी इसका कर्व अगर हम आप थोड़ा सा मिटाएं और आपको दिखाएं कि कैसा दिखेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक इसका ग्राफ दिख रहा है cosec x का, बिल्कुल sin x का जो ग्राफ है उसका क्या है, उल्टा है। sin x का जो ग्राफ है उसका क्या है, उल्टा है। इसमें और कुछ खास है क्या, कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। ये हमारा लाइन 1 है, ये वाली हमारी लाइन -1 है, बस हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू है उसका उल्टा हो जा रहा है, यानी sin 0 है तो cosec 0 हमारा क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड, यानी क्या हो जा रहा है, इंफिनिटी। उसी तरीके से बाकी भी वैल्यू हम चेक करें तो कुछ ऐसे ही आ रहा है। अब अगर इसकी बात करें, अब इसमें हमने क्या देखा था और इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, इसकी हमने क्या देखी थी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे एक एक करके। तो हम सबसे पहले अगर cosec x की प्रॉपर्टी की बात करें
तो पहली बात हम इसमें करेंगे इसके डोमेन की। किसकी बात करेंगे? डोमेन। डोमेन डोमेन किसकी? डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cosec x की अगर बात करें तो इनपुट आप क्या दे सकते हो? सारी की सारी यार दे सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि जिसपे वो डिफाइंड नहीं है उससे क्या होता है, बच जा। अरे जिस इनपुट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी उस इनपुट को हमें देना ही नहीं है, तो ये किस पे डिफाइंड नहीं हो रहा है? 0 पे, पाई पे, समझ में आ रहा है? 2 पाई पे, तो ये पाई के मल्टीपल पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं, यानी इसकी जो डोमेन होगी, यानी जो x होगी वो बिलोंग्स टू r होगी, लेकिन उसमें से आपको n पाई यानी पाई के मल्टीपल को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ताकि फंक्शन क्या हो सके? डिफाइंड। यानी आपका क्या हो जाएगा? डोमेन। डोमेन आप पढ़ के आए हो फंक्शन में कि जो आप इनपुट देते हो, यानी x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। cosec x की बात करें, अब अगर हम बात करें इसके रेंज की, रेंज का मतलब सभी को पता है कि y की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आउटपुट की बात हो रही है, यानी हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू cos x की। अब अगर y की वैल्यू देखो तो ऊपर की तरफ a कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, और नीचे की तरफ है कहां तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी तक। यानी हमारे यहां से देखे ध्यान से, यहां से ते इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, यहां से बोले 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहां माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है। यानी y जो है वो ध्यान से देखे तो माइनस इंफिनिटी से -1 जा रहा है, ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। चूंकि आप हम उम्मीद करते हैं कि फंक्शन आप पढ़े होंगे तो ये चीजें आपको लिखने आती होगी कि कैसे भी किसी भी इंटरवल या किसी भी फंक्शन के डोमेन और रेंज को या आउटपुट को हम कैसे लिखते हैं, उसका हेल्प से हम इसको लिखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी इसके डोमेन और रेंज की। और हमने क्या प्रॉपर्टी की थी साइन और कॉस में? पीरियोडिक फंक्शन की बात की थी हमने। किसकी बात की थी? पीरियोडिक फंक्शन की। तो ये भी आपका तीसरा पॉइंट हम लिखे, तो ये भी आपका इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। अब ध्यान से देखें, t इक्वल टू 2 पाई, ये कितने पे रिपीट हो रहा है? 2 पाई पे रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो, 0 से पाई, फिर ये अलग बन गया, और फिर 2 पाई से क्या होने वाला है? रिपीट होने लगेगा। यानी हर 2 पाई के बाद ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। यानी cosec x क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, जस्ट लाइक साइन, जस्ट लाइक साइन। अब हम बात करें कि अगर इस फंक्शन को चेंज कर दे थोड़ा सा, जैसा कि हमने बताया था कि अगर इस फंक्शन को चेंज कर दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लें कि y मैक्सिमम यानी आउटपुट मैक्सिमम कब होगा? y मैक्सिमम होगा हमारे पास इंफिनिटी, और y मिनिमम जो होगा आपके पास होगा माइनस इंफिनिटी। इस बात का ख्याल रखें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है y की? इंफिनिटी हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस इंफिनिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस फंक्शन को चेंज कर दे, जैसे हमने बोला था कि a sin mx बोल दें, उसी तरह अगर हम चौथे पॉइंट में बात कर ले कि ये फंक्शन ऑफ y इक्वल टू a cosec mx हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? y इक्वल टू a cosec mx हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो y जो होगा वो कहां से कहां के बीच में अभी मिलाई करेगा? ध्यान से देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? y cosec mx की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी है, तो यहाँ अभी भी y जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके a तक जाएगा। अब कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी से a तक जाएगा, और फिर a से कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। a से कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। और अगर इसके पीरियड की बात, जैसे इसकी अब y मैक्सिमम की बात करें इस केस में, तब भी ये इंफिनिटी रहेगा, और y मिनिमम की बात करें तब भी ये माइनस इंफिनिटी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके इस फंक्शन के पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड हमारा ये 2 पाई था, यहाँ कोएफिशिएंट m है। हमने बताया था पहले ही लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन कैसे अपने पीरियड को चेंज करता है, जो भी कोएफिशिएंट होती है उससे क्या हो जाता है? डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई m, तो इसकी पीरियड कितनी हो जाएगी? 2 पाई अपॉन। कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है। तो हमने बात की किसकी? y इज इक्वल टू a cosec mx के ग्राफ, उसके डोमेन, उसके रेंज और उसकी प्रॉपर्टी की किस तरीके से उसकी बिहेवियर चेंज होती है, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी कर ले, फिर 2 ग्राफ और है हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो हम दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप कॉपी करना। आपके पास चौथा जो फंक्शन है, ये आपका कौन सा फंक्शन था हमारा? चौथा, सॉरी ये चौथा। पांचवा फंक्शन आपके पास जो है उसकी हम अगर बात करें तो पांचवें फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास था y इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। इसके बारे में आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू sec x, किसका उल्टा होता है? cos x का उल्टा होता है। अब अगर इसके ग्राफ को हम बनाने जाएं तो फिर से हम वही काम करेंगे जो करते आए अभी तक, कि अगर इसको ऐसे ध्यान से देखें, ऐसा थोड़ा टेढ़ा बन गया, हम इसको सही कर लेते हैं। ऐसा,
ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर cos x का ग्राफ हम ड्रॉ करें थोड़ी देर के लिए डॉटेड लाइन से, ऐसा कुछ बनेगा, आगे की तरफ ऐसे ही जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका। ये cosec x का ग्राफ है जहां पे ये वाली वैल्यू अभी भी आपको पता है कि कितना है 1 है, और नीचे वाली जो वैल्यू है अभी भी आपको पता है कि कितनी है -1 है, ये कितना है -1। लेकिन ये तो cos का ग्राफ है, हमें sec का ग्राफ चाहिए जो इसका क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। उल्टा होने वाला है तो हम थोड़ी देर के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर भी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और इधर भी हमने लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अगर इसका उल्टा होने वाला मतलब हम कुछ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कर्व दिख रहा है आपके पास, ये आपकी वैल्यू 1। हाँ, उसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन आगे की तरफ। अगर इसको अब हम मिटा लें ताकि आपको ग्राफ क्लियरली दिख सके, तो कुछ इस तरीके का आपका sec x का ग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरीके से sec x का ग्राफ दिखेगा जहां पे आपकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको -1 दिख रही होगी और 1, और ऐसे बोले कि 1 से लेके -1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू जो है इसकी क्या है, रेंज है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन में भी अब हम बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे फंक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज की, किसकी प्रॉपर्टीज, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ y sec x की। y sec x की बात करें तो पहली बात हम करें डोमेन, किसकी बात करें, डोमेन। अगर डोमेन की बात करें तो x हम क्या रख सकते हैं, x की हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जिसपे वो डिफाइंड नहीं है। जैसे ये वाली वैल्यू आपकी क्या है हम पहले बता दें, ये वाली वैल्यू π/2 है, ये वाली वैल्यू आपके पास पाई है, उसी तरह ये वाली वैल्यू आपके पास 3π/2 है, उसी तरह ये वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू आपकी -π/2 है, एंड सो ऑन। ये बात तो अभी तक आप समझ गए, ठीक है। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन जो हमारा x है वो सारी की सारी r वैल्यू हो सकता है, लेकिन 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2 जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, तो उस इनपुट को हमने हटा दिया क्योंकि उस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये तो बात हुई डोमेन की। अब अगर बात करें इसके रेंज की, इसके रेंज की बात करें तो रेंज ध्यान से देखें फिर से, इन्फिनिटी 1 से लेके इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेके -1, यानी अभी भी इसकी रेंज यानी y जो है वो -इन्फिनिटी से लेके -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी क्लोज और ओपन, ऐसा कुछ। ये हमने किसकी बात कर ली रेंज। तो यहाँ अगर y मैक्सिमम की बात करें तो y मैक्सिमम अभी भी इन्फिनिटी है, और y मिनिमम की अगर हम बात करें तो अभी भी है माइनस, y मैक्सिमम y मिनिमम, ये हमने कर लिया। अब दूसरी बात, रेंज के बाद हम क्या बात कर रहे थे कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या। हाँ, तो ये तीसरी बात, इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। मान लीजिए इसकी पीरियड आपको दिख रहा होगा, एक पीरियड t = इसकी भी पीरियड कितनी है आपके पास 2π, हर 2π के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, -π/2 से π/2 पाई हो गया, और फिर इसके बाद यहां तक आए, ये दोनों के बाद क्या होने लगा, ग्राफ रिपीट होने लगा, यानी पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियड कितनी है 2π। ये बात ही हमारे चौथे, ये बात हो गई हमारे तीसरे पॉइंट की। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर इसको हम चेंज कर दें और y = a sec mx लिख दें तो क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो y है वो कुछ इस तरीके से चेंज होगी, -इन्फिनिटी से -a हो जाएगा, ओपन क्लोज यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ओपन, यानी हम ये बोल रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू -a हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी, ठीक है। हाँ सॉरी, मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं, जो लोएस्ट पॉइंट है a आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में अभी भी चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी y मैक्सिमम जो रहा होगा इसका वो इन्फिनिटी रहा होगा, और y मिनिमम जो रहा होगा वो -इन्फिनिटी रहा होगा। और ये भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियड जो होगी वो हम जानते हैं कि 2π डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, m। हमें बता चुके पीरियोडिक फंक्शन में कि जितनी कोएफिशिएंट होती है उससे क्या हो जाता है, डिवाइड, और ये कैसे होगी, कैसे दिखेगा, ये हम पढ़ेंगे फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नाम के टॉपिक के अंदर। तो हमने दो और देखेंगे यहाँ पे, कौन कौन से, कि sec x और cos x, sec x और cosec x का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम लास्ट जो बचा है उसको भी देख लेंगे, और वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा cot x, उसके ग्राफ को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम cot x भी देख लेते हैं आपके लिए, नोट कर ले फटाफट।
हो गया सभी का? चलिए तो हम पहला पोर्शन मिटा रहे हैं। ठीक है, अब एक जो और बच गया हम उसकी बात कर लेते हैं। एक जो और बच गया उसकी बात कर लेते हैं। और लास्ट फंक्शन है हमारा 6 फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। tan x मतलब सॉरी tan x का तो हो चुका, y इज इक्वल टू cot x मतलब 1 अपॉन tan x। इसकी बात हम कर रहे हैं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू cot x 1 अपॉन tan x। इसकी बात अगर हम करें, अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो cot x फंक्शन होता है किसका उल्टा होता है, आपका tan x का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? tan x का उल्टा होता है। अच्छा, इसमें हम जो ट्रेंड लिखवाए थे वो ट्रेंड सभी को याद है ना, ग्राफ में हमने लिखवाया था कि जैसे 0 से π/2 जब हम बढ़ते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है और पॉजिटिव होता है। वो सारी चीजें सारे फंक्शंस में होंगे, ठीक है। cos x में क्या होगा? 0 से π/2 में वो डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। π/2 से लेके पाई के बीच में वो अभी भी डिक्रीज हो रहा होता है लेकिन वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो हमने वो दो ही चीज में लिखवाई थी, sin x और cos x। वो tan x में भी होंगे, sec x में भी होंगे, cos x में भी होंगे और cot x में भी होंगे। वो सारी उसी तरीके से चलेंगे। और हमें मान के चलते हैं कि उसके बाद तो आप खुद से उसको जनरलाइज कर लेंगे। उतना स्टेटमेंट वैसे मैथ्स में नहीं मतलब होता लिखाने का। हम तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यू वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उतना स्टेटमेंट नहीं लिख पाते। लेकिन अगर हम बात करें y इक्वल टू cot x की, तो tan x का उल्टा, tan x का उल्टा तो सोचे tan 0 जो होता है वो 0 होता है। tan 0 क्या होता है? 0, क्योंकि tan 0 जो होता है sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 क्या दे जाता है? 0 दे जाता है। अब अगर 90 की बात करें, tan 0 अगर 0 होता है, tan 90 जो होता है नॉट डिफाइंड। एक बात याद रखें कि 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो हमेशा 0 को 0 देता है। सोचे थोड़ा सा इस बारे में, हम आपको बताएं कि अगर tan 90 डिग्री की बात करें तो sin 90 मतलब 1, sin 90 मतलब 1 और cos 90 मतलब 0, 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ। अब अगर cot की बात करें, cot की बात करें तो cot जो होता है इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब 1 अपॉन नॉट डिफाइंड मतलब वो क्या हो जाता है? वो 0 को दे जाता है। ऐसे सोचे 1 अपॉन वो 0 को दे जाता है। अब सोचे थोड़ा सा इस बारे में कि tan 90 0 था तो cot 90, हम बोल रहे हैं कि tan 0 जो था वो 0 था। tan 0 क्या था आपका? 0 था। तो cot 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan 90 अगर नॉट डिफाइंड था तो cot 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हम इसके ग्राफ को अगर बताएं तो उसके लिए हम आपको पहले tan का ग्राफ दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ऐसा कुछ था। अब ध्यान से देखें, अगर उसके ग्राफ को अगर दिखाएं तो ये मान लीजिए हमारा π/2 था, ये हमारा पाई था, ये हमारा 3π/2 था, इधर हमारा मान लीजिए -π/2 था, ये -π था, ऐसा कुछ था, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए 0 था, तो tan 0 0 था और tan 90 नॉट डिफाइंड था। यानी अगर इसको हम बताएं तो ये ऐसे कुछ कर दिया, तो इसमें उल्टा हो जाता है। कह रहा है कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और tan 90 0 हो जाएगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, कौन ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल थोड़ा सा और ऐसा। उसी तरह अगर 180 की बात करें तो 180 नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि वहां 0 था, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। उसी तरह इधर भी देखें, अगर ध्यान से, इधर भी ध्यान से देखें तो ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसे दिखेगा और ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसे दिखेगा। यानी किसका बिल्कुल किसका उल्टा दिख रहा है? tan का उल्टा दिख रहा है। किसका उल्टा दिख रहा है? tan का उल्टा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल किसका उल्टा दिख रहा है? tan का उल्टा दिख रहा है। ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू π/2 है, ये वाली वैल्यू -π/2 है, ये वाली वैल्यू पाई है, ये 0 है, ये सभी। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में पहली पॉइंट हम फिर से किसकी बात करते हैं? डोमेन किसकी? डोमेन ऑफ y इक्वल टू किसकी? cot x की। यानी डोमेन मतलब क्या? x किस पे डिफाइंड नहीं हो रहा है? 0 के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो 0 और पाई को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू रख लो, बाकी सारी वैल्यू रख लो। यानी हम बोल रहे हैं x बिलोंग करेगा r से, लेकिन पाई के मल्टीपल को क्या कर लो? हटा लो। उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं इसके रेंज की, किसकी बात करें? रेंज की। रेंज
तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंफिनिटी और नीचे की तरफ कहां जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी, यानी हम बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस का इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा, या तो पूरी की पूरी इंफिनिटी दे जाए और पूरी की पूरी माइनस इंफिनिटी दे जाए। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है आप डिसाइड कर सकते हो कि y मैक्सिमम जो इसकी होगी, y मैक्सिमम वो इंफिनिटी होगी और y मिनिमम जो होगी इसकी वो माइनस इंफिनिटी। ये बात तो है। इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन, देखो हर पाई के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी तीसरा पॉइंट लिखे तो हम बोल सकते हैं कि इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ कितने पीरियड लिखते हैं, ध्यान से देखिए कितने के बाद रिपीट हो रहा है, t इक्वल टू पाई के बाद रिपीट हो रहा है, यानी हर पाई इंटरवल के बाद ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, cot x फंक्शन, तो इसकी पीरियड कितनी होगी, पाई। ये बात हुई तीसरी। चौथी पॉइंट, अगर इसको हम चेंज कर दें, यानी इसको हम y इक्वल टू a cot mx लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि y जो अभी था उसमें कुछ बदलाव आने वाला है क्या, नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, अभी भी y जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी ओपन इंटरवल, यानी अभी भी y मैक्सिमम जो है वो हमारा इंफिनिटी है और y मिनिमम जो है वो हमारे पास माइनस इंफिनिटी है। लेकिन हाँ, इसके पीरियड पे फर्क पड़ेगा और इसकी जो पीरियड है वो पाई अपॉन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इसमें और बाकी में क्या फर्क है, बाकियों की जो लोअर वैल्यू होती थी डोमेन और रेंज की, कि a से कम नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी माइनस a से कम नहीं हो सकता, माइनस a से बड़ा होगा, या फिर a से बड़ा होगा, ऐसा कुछ हम बोल सकते थे। हम ये बोल सकते थे कि माइनस a से a के बीच की वैल्यू नहीं होगी, इसमें ऐसा कुछ कंडीशन आ नहीं है, a का यहाँ कोई रोल ही नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी। इधर वाली दिख नहीं रही है क्या आपको, ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ तक कि हमारे पास जो जो फंक्शन था उसके ग्राफ की हमने बात कर ली कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसे होता है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनता है, फिर हमने cos x का देखा, sec x का देखा, cot x का देखा, सारी की प्रॉपर्टी देखी, सारे का ट्रेंड हमने देखा कि कैसे 0 से π/2 में कोई बढ़ता है और 0 से π/2 में कोई कैसे घटता है, ये सारी चीजें हमने देखी इसमें, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हम एक बार रिकॉल कराते हैं आपको। हमने सबसे पहले एंगल मेजरमेंट पढ़ा, जिसमें 3 सिस्टम हमने पढ़े, उसके कन्वर्जन्स हमने देखे, अभी उस पे क्वेश्चन हमने ज्यादा नहीं किए, क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके हमने साइन देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ वो पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, वो रीजन हमने फाइंड आउट की। उसके अलावा हमने देख लिया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और उसकी बिहेवियर कैसी होती है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव और कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद जो इसमें बच गया वो बच गया एलाइड फंक्शन, यानी आप जो 10th क्लास में पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाता है। तो इसमें हम और भी इसको चारों क्वाड्रेंट के लिए पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस ऑफ द एलाइड एंगल्स बोलते हैं इसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला पोर्शन खत्म होगा, जिसका हम एक लेक्चर केवल क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, जिसमें ढेरों सारी आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे, उसके अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला पोर्शन यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, इसमें एक चीज और बच गया, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आगे के क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्जन बिल्कुल आसान हो, मतलब बिना पेन उठाए आप कैसे किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, किसी बड़े से बड़े एंगल को कैसे अपने रेंज में लेके आ सकते हो, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में लेके आ सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्जन होता है पाई के अलोंग, π/2 के अलोंग, 3π/2 के अलोंग, वो सारी चीजें सिखाएंगे बिना पेन उठाए आप फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही रखते हैं, सभी को थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।